Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Uzair Akhtar and I am working as an assistant professor in the Department of Animal Nutrition at Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur. Today's topic of our discussion is aflatoxin prevalence and economic impact in dairy animals. जैसा कि हम सब जानते हैं दूध को हम कहते हैं एक मुकम्मल ग़िज़ा है। उसकी वजह यह है कि इसमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज की फॉर्म में और मिनरल और विटामिन जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा दूध में क्या होता है, माइक्रोबियल लोड, एडल्ट्रेंट्स, एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और उसके अलावा माइकोटॉक्सिन्स, जिनमें आज हमारा फोकस है एफ्लाटॉक्सिन्स का। माइकोटॉक्सिन्स क्या होती हैं? माइकोटॉक्सिन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं फंगल स्पीशीज़ की, और जिनको आइडियल वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो करती हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एफ्लाटॉक्सिन्स हैं। इनकी मतलब टाइप्स हैं एफ्लाटॉक्सिन B1, B2, G1 और G2। ये फीड में होती हैं और M1 जो है वो मिल्क में होती है। M1 क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इनविजिबल है, अडरलेस है, टेस्टलेस है और हीट स्टेबल है। ये फुल मतलब बॉयल करने के बाद भी दूध को उसके अंदर मौजूद रहती है। ये जो B1 है, एफ्लाटॉक्सिन B1 जो फीड में होती है, ये कन्वर्ट होती है एफ्लाटॉक्सिन M1 में, जो कि फिर मिल्क में सेक्रीट होती है। ग्लोबल इम्पैक्ट इसका इकोनॉमिक टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हर साल 1.4 बिलियन US डॉलर जो है डायरेक्ट लॉस होता है एग्रीकल्चर में यूनाइटेड स्टेट्स में, और कई दफ़ा तो आधी से ज़्यादा फसल जो है वो डिस्पोज ऑफ करनी पड़ जाती है। ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो 2 बिलियन US डॉलर एनुअल लॉसेस होते हैं लाइफ स्टॉक में। इनमें कुछ मिल्क लॉस और कुछ हेल्थ कॉस्ट और ग्लोबल ट्रेड के लॉसेस इंक्लूडेड हैं। और जब ह्यूमन एक्सपोजर की बात करते हैं हम तो 4.45 बिलियन पीपल जो है वो क्रोनिकली एक्सपोज्ड हैं इसको एफ्लाटॉक्सिन थ्रू मिल्क या फीड फूड सोर्सेज से। इसमें जो काज होता है काज करता है इसमें ह्यूमंस में कैंसर, इम्यूनो सप्रेशन और स्टंटेड ग्रोथ। इसकी प्रेवलेंस की अगर बात करें तो मुख्तलिफ माइकोटॉक्सिन्स होती हैं जिनमें हर रीजन में मुख्तलिफ हैं दुनिया में। नॉर्दर्न यूरोप में डिऑक्सिनवालिनोल है, सदर्न और सेंट्रल में फ्यूमोनिसन और डिऑक्सिनवालिनोल है, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में फ्यूमोनिसन है। हमारा जो फोकस है एशिया, वहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन हाईएस्ट रिस्क पे है। मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं दुनिया में। मुख्तलिफ हम टॉक्सिन बाइंडर्स यूज़ करते हैं फीड में डालने के लिए, लेकिन फिर भी इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 2024 में डिऑक्सिनवालिनोल की आउटब्रेक हुई नॉर्दर्न यूरोप में और एफ्लाटॉक्सिन की आउटब्रेक हुई ईस्टर्न यूरोप में। 12 कंट्रीज़ भी अभी तक इससे जो है वो कम्प्लीटली छुटकारा नहीं पा सकी। हमारे थर्ड वर्ल्ड में अभी ये एफ्लाटॉक्सिन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एफ्लाटॉक्सिन है वो हमारे एशिया में, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये मौजूद है। बाकी सारी दुनिया में अगर देखें तो हम तो अफ्रीका या साउथ अमेरिका और डिफरेंट दूसरे रीजन्स में दूसरी जो टॉक्सिन हैं डिऑक्सिनवालिनोल, जिनोलिनोल या उनका ज़्यादा है प्रेवलेंस, लेकिन पाकिस्तान में, एशिया में जो है वो एफ्लाटॉक्सिन सबसे ज़्यादा है। तो एफ्लाटॉक्सिन के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लाइंस चाहिए। बाकी सारी दुनिया ने इस पर जो है वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के इसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे रीजन में भी नहीं है। ओवरऑल माइकोटॉक्सिन्स की में अगर एफ्लाटॉक्सिन्स की अगर बात करें हम तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस और उसके बावजूद भी 2023 से 2024 तक इसमें 26% इंक्रीज़ हुआ है। तो सारे माइकोटॉक्सिन बाइंडिंग प्रोडक्ट्स और वो सारी स्ट्रेटजीज़ के बावजूद भी एफ्लाटॉक्सिन दुनिया में बढ़ती जा रही है। एफ्लाटॉक्सिन कंसर्न क्यों है डेयरी एनिमल में? ये सारे एनिमल्स ही इसको ससेप्टेबल होते हैं, हो सकती है प्रॉब्लम एफ्लाटॉक्सिन की। उसके बाद वेलफेयर इशू, क्योंकि डिजीज़ काज करता है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रोडक्शन तो मुतासर होती है, उसके बाद ये ह्यूमन फूड चेन में इंक्लूड होता है, इसलिए हमारा फोकस है एफ्लाटॉक्सिन्स पे। फिर बात करें ह्यूमन एक्सपोजर की तो ये दो तरफ से हो सकता है। एक डायरेक्ट अगर हम कॉर्न की प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट कोई भी फूड में डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उससे हो सकता है। दूसरा ये कि जो फीड में एफ्लाटॉक्सिन जा रही है वो काऊ पे जाएगी, एफ्लाटॉक्सिन B1 वो M1 में कन्वर्ट होगी और M1 मिल्क में सेक्रेट होगा, और जो फिर ह्यूमन जो है कंजम्पशन में आता है। मतलब सोर्सेज एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन की डेयरी फीड में प्री हार्वेस्ट हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट हो सकता है, और साइलेज की जो फर्मेंटेशन है या स्टोरेज है उसमें हो सकता है।
पोस्ट हार्वेस्ट में भी स्टोरेज और इसकी जो मैनेजमेंट है वो इसका बुनियादी जो है वो वजह है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एफ्लाटॉक्सिन B1 इन डेयरी काउज में इंजेक्शन होती है। एफ्लाटॉक्सिन B1 एनिमल ने खाई, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगी, मेटाबलाइज होती है ये लिवर के अंदर। साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम होता है लिवर में, वो इसको जो है वो कन्वर्ट करता है M1 के अंदर। ये M1 जो है वो दूध में सेक्रेट हो जाती है। तो दूध जो B1 एनिमल खा जाता है उसका तकरीबन 1 से 6% M1 की फॉर्म में दूध में सेक्रेट होता है, जो कि ह्यूमन एक्सपोजर की वजह है। इफेक्ट्स मिल्क प्रोडक्शन और कंपोजिशन पे क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्शन 5 से 20% कम हो जाती है जब एनिमल हाई एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेटेड फीड खाता है। मिल्क कंपोजिशन में फैट और प्रोटीन कम होते हैं और स्पेटिक सेल काउंट बढ़ जाता है। मेस्टाइटिस के इंसिडेंस जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। डेयरी एनिमल की हेल्थ में इम्यूनोसप्रेशन काज करता है, लिवर डैमेज होता है, इसकी वजह से एनिमल का ग्रोथ कम हो जाती है और रिप्रोडक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं फर्टिलिटी वगैरह के, अबॉर्शन के, वो सामने आते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन इन काउ जो है वो अगर बात करें तो फीड इनटेक और फीड एफिशिएंसी कम हो जाती है। GIT में डायरिया, कीटोसिस, इंटेस्टाइनल हेमरेजेस और एंट्राइटिस वगैरह के इश्यूज आते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कम होती है, मेस्टाइटिस बढ़ जाती है और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस में इरेगुलर हीट, कंसेप्शन रेट कम हो जाते हैं और सिस्ट और एम्ब्रियोनिक लॉसेस बढ़ जाते हैं। इन सारी वजह से फीड एफिशिएंसी कम होती है। ज़्यादा फीड और कम प्रोडक्शन की वजह से कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन B1 और मिल्क कंपोजिशन की अगर बात करें, मिल्क यील्ड 10 से 15% कम होती है। हाई एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन अगर फीड में हो तो मिल्क फैट 5 से 10%, मिल्क प्रोटीन 3 से 7% और मिल्क लैक्टोज 2 से 5% कम हो जाती है। अगर ब्रेक डाउन करें इकोनॉमिक लॉसेस की कि कितना लॉस होता है फार्मर को, अगर 100 डेयरी काउज का फार्म है तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कम हुई, मिल्क क्वालिटी की डिक्रीज हुई, डिस्कार्ड करना पड़ जाता है मिल्क, वेटरी कॉस्ट बढ़ गई, ट्रीटमेंट वगैरह की, इंक्रीज फीड कॉस्ट बढ़ गई, रिप्रोडक्टिव लॉसेस और टेस्टिंग वगैरह के जो अखराजात है ये सारे मिला के अगर बात करें तो ये 156 से 221,000 US डॉलर बनता है, जो पाकिस्तानी रुपये में 44 से 62 मिलियन बनता है एक साल। यानी कि एक मंथ में 4 मिलियन से ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है फार्मर को सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन की वजह से, 100 डेयरी काउ के फार्मर को। इसको कैसे इसका जो है वो हल करना है? आइडेंटिफिकेशन है रिस्क की, उसके बाद क्वांटिटीफाई करना है कि कितनी मौजूद है एफ्लाटॉक्सिन, है भी प्रॉब्लम काज कर रही है या नहीं है, लिमिट से ज़्यादा है या कम भी है, फिर उसका जो है वो हल करना है। फिर इसके 2 तरीके हैं, एक तो एलाइजा रीडर से एस्टिमेट करते हैं, दूसरे आजकल हैंड एंड डिवाइस जो न्यू इक्विपमेंट आ रहे हैं तो इसमें जैसे हम शुगर का टेस्ट करते हैं, स्ट्रिप टेस्ट, इसी तरह जो है वो फ़ौरन रिजल्ट दे देता है माइकोटॉक्सिन्स का। तो इस तरह की डिवाइसेस भी आ गई। प्रिवेंशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि इफेक्टिव भी हों, और फीड की स्क्रीनिंग रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, साइलेज मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए और डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, जिस तरह की क्वान्टिटी या जो रिजल्ट है एफ्लाटॉक्सिन की जो मौजूद हो फीड में या इंग्रेडिएंट्स में, उस हिसाब से डाइटरी मॉडिफिकेशन जरूरत होती है। मुख्तलिफ तरह के बाइंडिंग एजेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। क्ले बेस्ड बाइंडर्स हैं, यीस्ट बेस्ड बाइंडर्स हैं, एंजाइम बेस्ड हैं, मिक्स्ड हैं, कार्बन बेस्ड बाइंडर्स हैं, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हैं और ऑर्गेनिक बाइंडर्स हैं। लेकिन इनमें ये है कि एक ब्राज़ील में मतलब 100 कंपनीज जो हैं उनका सर्वे, उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो एंटी माइक्रोब्सन जो एजेंट्स हैं उनकी एवेल्यूएशन की गई, तो उनमें से सिर्फ 30% जो थे वो इफेक्टिव थे। इनमें प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं लेकिन इफेक्टिव उनमें से सिर्फ 30% है। तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी इसको करनी पड़ती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो जो इफेक्टिव भी रहे। मुख्तलिफ अभी जो रिसर्च एरियाज़ हैं उनमें काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनमें एक्सपोजर स्टेज है कि मुख्तलिफ लैक्टेशन की स्टेजेस में किस तरह एफ्लाटॉक्सिन्स इफेक्ट करती हैं, हेल्थ इम्पैक्ट इसके लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, जब क्रोनिक एक्सपोजर होता है तो फिर क्या उसके असरात आते हैं। मॉनिटरिंग टूल्स जैसे भी एक आपको बताया को हैंड हेल्ड या फ़ौरन रिजल्ट देने वाली प्रोडक्ट्स इस तरह की इन पे काम हो रहा है ताकि जल्दी और सस्ता जो है वो टेस्टिंग हो सके। मिटिगेशन बैरियर्स जो हैं वो कैसे इनको जो कर सकते हैं फीड चेन से रिमूव,
उस पे, और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम जो है वो 2-4 साल बाद कौन से जो माइकोटॉक्सिन है उसका आउटब्रेक हो सकता है। डिग्रेडेशन मेथड्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंटरेक्शन, मतलब माइकोटॉक्सिन्स का आपस में जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है उस पे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, और एफ्लाटॉक्सिन एम1 का रिलेशन मतलब डेयरी फार्म के डेयरी प्रैक्टिसेस के फैक्टर्स के साथ, इन पे अभी जो है वो काम करना बाकी है और साइंटिस्ट इस पे काम कर भी रहे हैं। कंक्लूड करें अगर हम टाक को, तो एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर जो है वो डेयरी प्रोडक्शन में कम करने के लिए कम करना ज़रूरी है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो रिस्क है एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग और क्वान्टिफिकेशन इनकी ज़रूरी है। प्रिवेंशन और कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ बड़ी केयरफुली जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। प्रॉपर फीड एंड स्टोरेज मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो बाइंडिंग एजेंट हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और वो उनके कॉम्बिनेशन या उनमें से जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एफ्लाटॉक्सिन्स कम से कम हो, एनिमल जो है उनमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो, मिल्क की क्वालिटी, मिल्क में एफ्लाटॉक्सिन कम आए, मिल्क की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।